नमस्कार सभी बच्चों और व्यूअर्स को। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में पाठ संख्या 4 द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। वीडियो अंत तक आप पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पर आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दो भाग मैंने लिए हैं, भाग पहला और भाग 8वां। हमें देखना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले हम पिछली बात करते हैं कि द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या आपको पता होना चाहिए पहले से। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, ये आपको रेड बॉक्स में दिख रहा है, ax² + bx + c = 0 होना चाहिए। यानी कि आपको प्रश्न किसी भी रूप में दे, यानी घात 3 दे दे, घात 4 दे दे, 2 कोष्टक दे दे, परंतु आप उन सभी को हल करके सरलतम रूप में लाएंगे तो वो इस रूप में बदलना चाहिए। अगर बदलेगा तो आप कहेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, और अगर नहीं बदलता है तो आप कहेंगे नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है। पिछले वीडियो की एक महत्वपूर्ण बात आपसे वापस शेयर करूंगा कि द्विघात समीकरण के लिए a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विघात x के ऊपर घात 2 से संबंधित है। अगर x² ही हट जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होंगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं भाग पहला। पहले भाग के बाएं पक्ष में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट है, कोष्टक है और उसके ऊपर घात 2 लगी हुई है। तो छोटी क्लासेज यानी कि आपने 8th में 9th में ये इस तरह से एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a + b होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। हम इस आइडेंटिटी से इसको खोलते हैं तो a² यानी x² + 2ab यानी 2x और +b² यानी 1 का स्क्वायर दैट इज 1। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन हो गया। आप राइट हैंड साइड में देखिए, बाईं तरफ देखिए, यहाँ पर दो कोष्टक के बाहर है और कोष्टक के अंदर x - 3 है। तो जब कोष्टक खुलेगा तो ये दो दोनों से गुणा होगा, तो एक बार x से गुणा होकर 2x और एक बार 3 से गुणा होकर ये 6। अब आप क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ अज्ञात राशि x के रूप में आ रहे हैं, तो दोनों को हम एक तरफ लाके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में बदलने की कोशिश करेंगे। अगर ये मानक रूप बदलता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, और अगर नहीं बदल पाता है, किसी वजह से x² कट जाता है या x³ आ जाता है, तो हम बोलेंगे ये नहीं है। चलिए आगे चलें। तो सभी पदों को हम बाईं तरफ लाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाते हैं। वहां से 2x आया तो माइनस का, इधर प्लस का एक पहले से ही है, उधर से माइनस का 6 आया तो वो हो गया प्लस का 6, और राइट साइड में बच गया 0। आप क्या देख रहे हैं कि बीच के पद में 2x से 2x कट गए। कटने के बाद आप अगली स्टेप लिखेंगे, ये x² और संख्याएं जुड़ के 1 और 6 हो गई 7 और बराबर में हो गया 0। प्यारे बच्चों, आप क्या देख रहे हैं कि ये उस मानक रूप में आ रहा है। हालांकि मानक रूप में आपको यहाँ पर b का मान 0 दिख रहा है, परंतु चूंकि x² आना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए, तो हम कहेंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। हाँ, मिडल टर्म जो bx है वो जरूर आपको नहीं दिख रहा है, उसकी वजह है यहाँ पर b का मान 0 है। चलते हम भाग दूसरे को लेते हैं। दूसरे भाग में आप देखिए, यहां पर आपको क्या दे रखा है। दूसरे भाग में x³ - 4x² - x + 1, और राइट साइड में a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। तो आइडेंटिटी लगने के पश्चात हम लिखेंगे a³ a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a³ - b³ - 3a² + 3ab², वो लगा रहे हैं हम। तो a³ - b³ यानी 2 का क्यूब 8 - 3a² तो ये 3a² यानी x² और b का मान 2 और प्लस 3ab² यानी 3 a की जगह x और b² मींस 2 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आपकी अगली टर्म बनेगी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज x³ - 4x² - x + 1। आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं करें। राइट हैंड साइड में आप देखिए क्या हो रहा है, x³ आप घटती घातों के क्रम में लिखे जैसा कि बाई तरफ लिखा हुआ है। तो x³ के बाद में मैं x² की टर्म लिख रहा हूं, तो ये आएगी -6x²। कौन सी वाली, ये वाली टर्म। और फिर घटती घात में x आएगा, तो x मैं यहां से लिख रहा हूं, ये 4 और 3 का गुणा 12, ये 12x, और अंत में संख्या प्यारे बच्चों है आपके पास -8। अब आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो जो भाग समान है, यानी कि घात समान है, चर राशि समान है और चिन्ह भी समान है, तो वो आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल यहाँ पर x³ से x³ हो रहा है। बाकी पदों को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊं तो 6x² जो है लेफ्ट में आके प्लस का हो जाएगा, 4x² माइनस का ही रहेगा, यानी कि इन दो को हमने ले लिया है। अब क्या बचा है, उधर से 12 जो आएगा वो माइनस का होगा और इधर से माइनस का x पहले से ही बचा हुआ है।
इधर पहले से ही प्लस का 1 बचा हुआ, उधर से माइनस का 8 आके प्लस का 8 हो गया और बराबर में बच गया 0। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर हम आगे लिखेंगे इसको, तो आगे अगला पद बनेगा, यहां पर 6x² में से 4x² घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x²। ठीक उसी तरह से x के पद आपस में देखो, जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है कि -12x और -x मिलके ये कुल -13x बन जाएगा, और संख्याएं दोनों 1 और 8 जुड़ के यहाँ पर प्लस का 9 बन जाएगी और बराबर में 0 हो जाएगा। आप इस ब्रैकेट को गौर से देखिए, क्या ये ब्रैकेट आपकी उस स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर लिखी हुई फॉर्म से मिलता है? तो आप कहेंगे हाँ ये बिल्कुल मिलता है, यानी कि ये वापस हम कहेंगे इसके उत्तर में हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए, यानी कि जहां पर कोई भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगती है तो वो लगानी है, सिंप्लीफाई करना है, सारी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, बराबर में 0 छोड़ना है, और फिर देखना है कि x² की टर्म अगर जिंदा है, x³ की टर्म वहां पर नहीं होनी चाहिए, यानी अधिकतम घात 2 होती हैं तो वो द्विघात समीकरण होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलते हैं अगली स्लाइड में, और अगली स्लाइड में हम लेते हैं प्रश्न, और वो प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है, यहां पर लिखा हुआ है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 साल पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम यानी शाब्दिक समस्या है। अब इस शाब्दिक समस्या में हमें क्या करना है, हमें करना है इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, और आप सभी जानते हैं द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने की शुरुआत होती है चर राशि क्या माने, और चर राशि होती है एक्स। एक्स किसको माना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और एक्स उसी को मानना है जो कि यहां पर आपको ज्ञात करना है। आपको क्या कह रखा है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे इसका हल, और हम लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो क्या लिखा हमने, x वर्ष है। अब जैसे जैसे प्रश्न में लैंग्वेज चलती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैथमेटिकली लिखते जाएंगे। तब उसकी मां की आयु, यानी उनकी जो मदर है उनकी आयु कितनी होगी, उनकी आयु सवाल के अनुसार देखिए स्पष्ट लिखा हुआ, रोहन से वो 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की हमने x मानी है, तो रोहन की मां की आयु हो जाएगी x + 26 वर्ष। ठीक है, ये तो हो गई चर राशियां जो कि हमें माननी थी। अब द्विघात समीकरण के लिए इनका गुणा होना जरूरी है। गुणा होने के लिए यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है उनकी आयु का जो गुणनफल है वो अब से 3 साल पश्चात 360 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको ये जो शब्दों का समूह है अब से 3 साल बाद, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि आप दोनों की, ये तो वर्तमान आयु दोनों की, परंतु अब से इनकी 3 साल बाद, यानी रोहन की आयु में भी 3 जोड़ना है और उनकी मदर की आयु में भी 3 जोड़ना है, और फिर उनका गुणा करके गुणनफल निकालना है, और वो गुणनफल किसके बराबर रखना है, 360। तो अब लिखेंगे तब प्रश्नानुसार अब गुणा करें अब से 3 साल, ये अब से 3 साल बाद ये तो रोहन की आयु, और अब से 3 साल बाद ये उनकी मां की आयु। कैसे 29 हुआ, 26 में मैंने 3 जोड़ा तो 29 हो गया। ये अब से 3 साल पश्चात दोनों की आयु है, और उनका गुणनफल आपको 360 दे रखा है। प्यारे बच्चों, यहां पर भी हमें द्विघात समीकरण में बदलना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 में लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों कोष्ठक को गुणा करना है। करें कोष्ठक को गुणा, x से x गुणा होके हो गया x², x से 29 गुणा होके हो गया 29x। इसी तरह 3 पीछे वाले कोष्ठक में जब x से गुणा होगा तो 3x, और 3 जब 29 से गुणा होगा तो कितना होगा, 87, और बराबर में उस तरफ क्या रह गया, 360। अगला पद आप लिखेंगे घात 2 का पद x², परंतु x के 2 समान पद आपको मिल रहे हैं, इन पदों को हम जोड़ेंगे तो 29 और 3 32x, और 87 इधर है, ये उधर से 360 आया तो माइनस का, और बराबर में 0 बच गया। आपका अगला पद बनेगा x² + 32x। इनको आप घटाएंगे तो घटाने पर कितना होगा, 360 में से 60 गया तो 300, और 300 में से फिर 17 और घटाया
प्लस या माइनस, नहीं ये माइनस में आएगा। कितना आएगा? माइनस में। तो आप माइनस में घटाएं कितना? 273, 273, और बराबर में कितना बच जाएगा? शून्य। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए सामने इस समस्या से संबंधित द्विघात समीकरण आ गई और यही आपका उत्तर है। ठीक है, समझ में आया? तो ये 4 पॉइंट एक प्रश्नावली के 2 प्रश्न मैंने आपके लिए लिए हैं। उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को पूरा ढंग से देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।